हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। गॉस लॉ। गॉस लॉ से बहुत सारे प्रॉब्लम को हम इजीली टैकल कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गॉस लॉ से रिलेटेड ही हम एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो कि जेईई मेंस में 2016 में पूछा गया था। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल है और अच्छा भी न्यूमेरिकल है। कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये मेन मुद्दा रखता है इसके लिए। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से या फिर और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम गॉस लॉ को कैसे अप्रोच में लाते हैं, और जैसा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। एक रेडियस आपका ये दिया हुआ है, रेडियस ए, एंड सेकेंड वन इज द आउटर रेडियस, आउटर स्फीयर रेडियस, रेडियस बी रेस्पेक्टिवली, हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए बाई आर। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। और ये किसके बीच में गिवन है? ए और बी के बीच में, क्लियर। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे साफ मेंशन है रीजन बिटवीन टू कंसेंटिंग स्फीयर। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यानी ये रीजन क्या हो जाएगा? ये जो आपका रीजन दिख रहा है, क्लियर, ये जो आपका रीजन ये दिख रहा है, इस रीजन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। और जिसकी वैल्यू क्या है? रो इक्वल टू ए बाई आर के बराबर है, क्लियर। वेयर ए इज कांस्टेंट, ए आपका कांस्टेंट है, और आर आपका, अगर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस यहां पे लेता हूं, जैसे यहां पे एज्यूम कर लो कि मैं यहां से आर रेडियस पर एक गॉसियन सरफेस, एक फिक्सियस सरफेस मैंने ले लिया, क्लियर, ठीक है। और इस सरफेस पे अगर मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए बाई आर के बराबर होगा, क्लियर, ठीक है। जहां पे आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ए से लेके बी तक, यानी आर की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन ए एंड बी है, क्लियर। ये क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पहलू पे। A such that electric field in the region between sphere will be constant। यानी A और B के बीच में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया गया है और इसके लिए A की वैल्यू क्या निकल के आएगी ये आपसे पूछा जा, क्लियर। यानी आपको A की वैल्यू बतानी है, ठीक है। A की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ, आप ऑप्शन से भी देख रहे होंगे, Q और ए और बी के टर्म में बताना है। यानी ए जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्यू ए बी होगा। वो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या आना है, क्लियर, ठीक है। लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए कि ई की वैल्यू कांस्टेंट होनी। ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे अवेलेबल है, क्लियर। पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे अवेलेबल है। उसके बाद एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो ए और बी सरफेस के बीच में है, क्लियर। यानी इस स्फीयर में ये एक स्फेरिकल वॉल्यूम है और इसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर हम यहां पे गॉस लॉ की बात करें तो सबसे पहले हम गॉस लॉ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है, क्लियर, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो जो कंट्रोल इंटीग्रल होता है ई डॉट डी ए की वैल्यू आपकी जो होती है वो क्यू एनक्लोज, यानी जो आपका फिक्सियस स्फीयरिकल सरफेस होता है, क्लियर, उस सरफेस के अंदर कितना इनक्लोज है आपका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, इसी को हम गॉस का नियम भी कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि आपका जो क्यू एनक्लोज है वो एक पॉइंट चार्ज है कि वो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है या फिर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है या एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये इन चीजों पर डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्लियर। अगर वो पॉइंट चार्ज होता है तो सीधे सीधे हम क्यू लिख देते हैं। अगर मान लो आपका
लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, यानी अगर आप चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो अगर वो पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पे कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज हो तो हम क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी आपका किसी लाइन के अक्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और लेमडा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेमडा डीएल से, क्लियर। सिमिलरली अगर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो Q इक्वल टू हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा डीए से। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, किसी भी सरफेस पे आपका थ्रू आउट द सरफेस आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, क्लियर। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर। सिमिलरली आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में आपका, अगर हम चार्ज टोटल चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो हम उसको रो इंटू डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे डीवी आपका वॉल्यूम हो जाता है। अगर रो की बात करूं तो रो आपका क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जैसे हम स्फीयर ही अगर ले लें तो पूरे स्फीयर में उसके वॉल्यूम के थ्रू आउट आपका चार्ज क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, क्लियर। तो उसको हम रो डीवी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है, हमें किससे मतलब रखना है, हमें मतलब रखना है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिया भी है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो गॉस लॉ अप्लाई हो रहा है वो गॉस लॉ कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आगे क्वेश्चन का क्या अप्रोच होना है, क्लियर। तो हम आगे देखते हैं कि हमें गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका एक सरफेस आपका रेडियस बी का और दूसरा सरफेस आपका रेडियस ए का, क्लियर, ठीक है। यहां पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आर रेडियस पे एक फिक्सियस स्फेरिकल सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, वो आर रेडियस पे। और मैंने पहले ही बताया था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी ए और बी के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर। तो यहां पे अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे, हम मैथमेटिकल टर्म में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, जो कि क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे ई डॉट डी ए करें, चूंकि हमने स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ था, ऑब्वियस ही बात है कि जो सरफेस वेक्टर है और ई है वो दोनों सेम फेज में ही आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो आपका स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, क्लियर। चूंकि यहाँ पे ई कांस्टेंट है तो हमने ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सीधे सीधे कर लिया, क्योंकि ई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। अब हम क्यू एनक्लोज पे आएंगे, तो क्यू एनक्लोज में हम क्या देखेंगे, ये जो आपका फिक्सियस सरफेस है, क्लियर। इस फिक्सियस सरफेस में एक तो आपका एनक्लोज पॉइंट चार्ज क्यू आ रहा है, प्लस और क्या आ रहा है, और आपका आ रहा है यहां पे ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्लियर। इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से भी हमें एनक्लोज चार्ज मिल रहा है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू क्या होनी है, रो इंटू डीवी के बराबर, क्लियर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो यहां पे रो इंटू डीवी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्यू प्लस ए बाई आर, डीबी को हम क्या लिखेंगे, चूंकि आपका स्फेरिकल सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है डीबी की वैल्यू क्या होगी, डीबी की वैल्यू होगी जो सरफेस एरिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें देखें तो हम अगर आर डिस्टेंस पे एक डी आर पोर्शन ले लें, क्लियर, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो आपका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर, यही आपका क्या हो जाता है, इस डी आर लेंथ का, इस डी आर रेडियस विड्थ का आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्लियर। चूंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है तो इसलिए आपका ये चीज आना ही आना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर अपॉन एप्सिलॉन, क्लियर। फिर आगे बढ़े हम, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी Q प्लस ए इंटू 4 पाई, आप कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन आर डी आर, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, अपॉन एप्सिलॉन
अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट का लिमिट हम कहां लेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है इस क्वेश्चन, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का। लिमिट आप कहां से कहां लेंगे, देखिए ये ऑरेंज लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है आपकी ए से लेके आर तक है, यानी इस पॉइंट से लेके आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे लिमिट आप क्या पुट करेंगे, ए से लेके आर तक। क्लियर, तो ये लिमिट हम यहां पे पुट कर देंगे ए टू आर। क्लियर, तो ये हमें मिल जाएगा Q प्लस ए इंटू 4 पाई, यहां पे आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें ये चीज मिल जानी है। तो ये आपका आ जाएगा Q प्लस 2a पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर, और ये किसके बराबर है, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर, इस क्वेश्चन को हम एक और अप्रोच से भी देखेंगे कि उस अप्रोच से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाना है, देखो यहां पे आपका e की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q प्लस 2a पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर, अब E आपका क्या होना चाहिए, हमें दिमाग में क्या रखना है, E हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे R का वेरिएशन आ रहा है, यानी R अगर आपका वेरी करेगा, एक ही चीज वेरिएबल है यहाँ पे जो हम फिक्सियस गॉसियन सरफेस ले रहे हैं R, तो R जब वेरी करेगा तो E भी वेरी करेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, E की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पे रखना चाहिए कि हमारा E की वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q, देखो यहाँ पे 2a पाई को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2a पाई, ए स्क्वायर को हमने एक साथ रखा प्लस 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं Q माइनस 2a पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2a पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो आप यहां पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये टर्म ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है जो आर पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे यही देखेंगे, ये जो टर्म है वो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो क्या हम यहां पे करें कि ये जो वैल्यू है वो E की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। तो अगर जो आर स्क्वायर वाला टर्म आपको मिल रहा है ये किसी तरह अगर जीरो हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि E की वैल्यू क्या हो जानी है, कांस्टेंट हो जानी है। तो इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको न्यूमरेटर, जो आपका न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को हम जीरो कर दें, क्योंकि हम डिनोमिनेटर पे तो फोकस कर नहीं सकते। अगर न्यूमरेटर आपका जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका E कांस्टेंट हो जाना है, क्योंकि ये टर्म यहां से मिसिंग हो जाएगा। यानी अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर क्या है मेरा यहाँ पे, Q माइनस 2a पाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम 0 पुट कर दें तो यहां से हम a की वैल्यू जो निकालेंगे वो आ जाएगा आपका Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर के बराबर, यानी हमें a की वैल्यू मिल गई जो क्या होगी, Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर के बराबर होगी। यानी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उस ऑप्शन में Q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है, कांस्टेंट अज्यूम करके वो पोर्शन जो वेरिएबल है आर के टर्म में उसे आपको नेग्लेक्ट करना है, तो वो चीज देखना है। सेकेंड अप्रोच देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि सेकेंड अप्रोच हम क्या फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच हम यहां पे देखने जा रहे हैं। क्लियर, सेकेंड अप्रोच आपका होगा, देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक रेडियस ए का और दूसरा रेडियस बी का। क्लियर, तो ये रेडियस ए का है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो इस पॉइंट पे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो थ्रू आउट द
रीजन ए एंड बी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, यही क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे यानी ए रेडियस के सरफेस पे यानी आर की वैल्यू ए होने पे जो मुझे ई मिलेगा वो ई क्या होगा, थ्रू आउट द रीजन इन बिटवीन ए टू बी ये क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, यानी ई की वैल्यू ई के बराबर होगी। क्लियर, तो हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं आर इक्वल टू ए के लिए। तो यहां पे अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, ये क्यू इनक्लोज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे केवल और केवल एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर, क्योंकि आर लेस देन ए के लिए आपका कोई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, आर ए से लेके बी के बीच में। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, केवल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई आपकी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर, ठीक है। इसी तरह हम क्या करें, या तो आप फिक्सियस आर ले लें, क्लियर, या आप पूरे रेडियस बी के लिए ले लें। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे एज्यूम करूं तो मैं ये ले रहा हूं कि ये आर रेडियस पे है, या मैं ये कह सकता हूं कि आर इक्वल टू बी पे ले रहा हूं, क्योंकि आपका ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम होना ही होना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आर रेडियस पे हमने जो फिक्सियस सरफेस मानना था वो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपका गॉसियन सरफेस है। क्लियर, और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ई आर। ठीक है, तो यहां पे आर रेडियस के लिए हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं फिर से वही चीजें। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे क्यू पॉइंट चार्ज तो है ही, साथ ही साथ ए से लेके आर तक रो इंटू डी भी चार्ज भी है, क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू प्लस, आपने जब इसको सॉल्व किया था तो ये 2a पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर आया था अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर, तो ये जो ER की वैल्यू आपको मिल रही है, ये ER की वैल्यू क्या मिल रही है, ये ER आपको मिल रहा है Q प्लस 2a पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चूंकि E की वैल्यू क्या है इस रीजन में, इन बिटवीन A टू B आपका जो E है वो कांस्टेंट है, यानी EA की वैल्यू क्या होगी, ER के बराबर होगी। क्लियर, तो EA की वैल्यू क्या आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ए और आर का, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, फिर Q को मैंने एक साथ ले लिया तो Q इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a पाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे आपको ए की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको फिर से वही मिल जाएगी, ए इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। सेम ऑप्शन आपका निकल के आ गया। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर, अगर सेम क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्लियर, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्लियर, क्वेश्चन में क्या फ्रेम कर रहा हूं, इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इच ई, जो आपका ए और मतलब ए और बी के बीच में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा था, अगर उसकी वैल्यू ई हो जाए तो उस कंडीशन में व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन ए एंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछा सकता है। तो इसके लिए सिंपल है, आपने अभी क्या देखा, ई की वैल्यू आपने क्या निकाली, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए स्क्वायर, ये हमने निकाला। और हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि ए की वैल्यू आपकी क्या आई है, क्यू अपॉन टू पाई ए स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, आप चाहे तो इस अप्रोच के साथ जा सकते हैं, आप ये और ए निकालिए, फिर उसके बाद इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, ई के बराबर है, क्वेश्चन में साफ मेंशन हुआ। क्लियर? ठीक है, आपको यहां पे क्या करना है, क्यू को नेग्लेक्ट करना है। क्लियर? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमें पता है कि ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन, कॉमन ले लिया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। अगर आप 2 एप्सिलॉन आप कॉमन कर दें तो यहाँ पे ये 2 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई के बराबर, और ए की वैल्यू क्या आपकी क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर के बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, यानी ई ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई भी पूछी जा सकती थी। क्लियर? ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो दूसरा अप्रोच भी ले सकते हैं, और मतलब आप चाहे तो दोनों सरफेस के बीच का जो है ए से बी के बीच का, वो भी आप लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर गॉस लॉ को अप्लाई करें तो ई इंटू 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस ए है और ये आपका रेडियस बी है, तो इसके बीच केवल क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आपका क्या है, रो इंटू डीवी। क्लियर? अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो रेंज होगा वो ए से बी के बीच हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, और ये 2a पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप सीधे सीधे ई और ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, 2e इज इक्वल टू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। तो आप किसी भी अप्रोच से लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? केवल आपको गॉस लॉ क्लियर होना चाहिए कि गॉस लॉ का जो कंटूर इंटीग्रल है वो क्या कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।